कहानी नंबर 3। आज क्राइम एफएम में सुनेंगे हिंदुस्तान का सबसे शातिर, सबसे होशियार, सबसे स्मार्ट, पढ़ा लिखा चोर धनीराम मित्तल की कहानी, जिसने अपने जीवन में ऐसे ऐसे बर्दाश्त किए हैं जिसका दूसरा मिसाल पूरे हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया में कभी कोई और नहीं मिलेगा। इतिहास में सर्वश्रेष्ठ चोरों में इसका नाम हमेशा रहेगा। आज की कहानी थोड़ी ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग और दिल को छूने वाली है। ऐसी दिलचस्प कहानी सैकड़ों कहानियों में एक दो ही हो पाती है, तो लगा लीजिए हेडफोन और कहानी का मजा विस्तार में लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंगलदीप और आप देख रहे क्राइम एफएम। इससे पहले हमने हिंदुस्तान का सुपर चोर बंटी की कहानी सुनाई थी, जिसको आप सभी ने बहुत ही प्यार दिया, और वो एक ऐसा चोर है जिसका दूसरा मिसाल शायद ही कभी कोई हो पाए। धनीराम मित्तल, जिसका जन्म 1931 में हरियाणा भिवानी शहर में हुआ। इसकी परवरिश काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे खानदान में हुआ। इसका एक भाई पानीपत में जज भी रह चुका है। धनीराम मित्तल शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में काफ़ी होशियार था। जब ये 24-25 साल का था तब इसने रोहतक से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। यहाँ तक इसकी ज़िंदगी एकदम आम और लोगों की तरह ही कट रही थी। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद 1964 में इधर उधर नौकरी के तलाश में भटकता रहा। कहीं कोई अच्छी नौकरी वगैरह नहीं मिल रहा था। बहुत जगह इंटरव्यू वगैरह दिया, मगर हर जगह निराशा ही होना पड़ा, चाहे वो सरकारी नौकरी के लिए हो या फिर प्राइवेट नौकरी के लिए हो। फिर इसको लगने लगा सही रास्ते पे चलकर अच्छा नौकरी, सरकारी नौकरी वगैरह मिलना बहुत ही मुश्किल है, कुछ और रास्ता अपनाना पड़ेगा। फिर इसने सबसे पहला काम किया, अपने वहाँ रोहतक आरटीओ ऑफिस के चक्कर काटने लगा और देखता रहा वह काम क्या क्या होता है। फिर कुछ ही दिनों में इसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया। ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनता है, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, गाड़ियों का ओनरशिप वगैरह कैसे चेंज होता है, इन सब चीज़ों का। और ये सारी बात 1964 की होती है, और उस समय गैर कानूनी काम करना थोड़ा आसान था, क्योंकि तब के समय कंप्यूटर वगैरह नहीं हुआ करता था। हर काम कागज़ों के ज़रिए ही होता था, और उस समय नकली चीज़ों का पता करना बहुत ही मुश्किल होता था। अगर किसी चीज़ का पता भी करना चाहे वो असली है या नकली है, तो उसके लिए काफ़ी समय लगता था। अब तो बस एक स्कैन पे ही सब कुछ पता चल जाता है। और उस समय भी लोग दूसरे रास्ते अपनाते थे अपना काम वगैरह पूरा करने के लिए। उसने बाहर देखा लोगों को बहुत घुमाया जाता है छोटे छोटे चीज़ों के लिए, मगर वही सारे चीज़ें दलालों के मदद से बहुत ही आसानी से हो जाती है। उसने वहीं से फर्जी पेपर, फर्जी दस्तावेज वगैरह बनाना सीखा। उसके बाद रोहतक के आरटीओ में काम करना शुरू कर दिया। इसके सभी फर्जीवाड़े से दस्तावेज बनाना, लाइसेंस बनाना, नकली गाड़ी के पेपर बनाना, सब कुछ सही से चल रहा था। मगर इसकी मंजिल बस इतने में ही सीमित नहीं थी। इसको लगा यही सारे काज काम और बड़े लेवल में किया जाए। फिर वो इन सब चीज़ों के अलावा फर्जी सर्टिफिकेट, फर्जी रिजल्ट, फर्जी डिग्री वगैरह बनाना शुरू कर दिया। ऐसे चलता रहा। फिर 1968 में इसने अपना खुद का फर्जी दस्तावेज वगैरह बनाकर इंडियन रेलवे में नौकरी हासिल कर ली, और देखते देखते स्टेशन मास्टर बन गया। यहाँ इसका नौकरी भी चल रही थी, साथ ही साथ नकली पेपर वगैरह बनाने का कारोबार भी चल रहा था। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए। इससे जब भी हम कोई नया वीडियो डालेंगे आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फिर रेल के नौकरी से कुछ ही सालों में उग गया। उसको कुछ और करना था और बड़ा करना था। उसने करीबन 6 साल तक नौकरी की और फिर छोड़ दिया। जब इसने रेलवे में नौकरी छोड़ी तब 1974 चल रहा था। नौकरी छोड़ने के बाद इसने अपना नया धंधा शुरू किया, गाड़ी चुराने का। और उस समय गिने चुने लोगों के पास ही गाड़ी हुआ करता था और बहुत महंगा हुआ करता था। मगर तब एक चीज़ अच्छी थी, गाड़ी चुराना आसान था, गाड़ियों का लॉक खोलना आसान था, बिना ओरिजिनल चाबी के गाड़ी स्टार्ट करना आसान था, और नकली पेपर वगैरह बनाने में धनीराम मित्तल माहिर था। इसने अपनी पूरी ज़िंदगी में बहुत से फर्जी चीज़ें किए, मगर समय के बदलते खुद को अपग्रेड करता गया और बहुत से काम छोड़ भी दिया। मगर उसने अपने पूरी ज़िंदगी में बस एक चीज़ नहीं छोड़ पाया, वो था गाड़ी चुराना।
पुलिस के रिकॉर्ड के हिसाब से कहा जाता है इसने 1000 से भी ज़्यादा गाड़ियाँ चुराया है अपनी पूरी ज़िंदगी में, और ज़्यादातर बार पकड़ा गया सिर्फ गाड़ी चुराने के वजह से ही। इसने अपने पूरे करियर में जो भी चोरियाँ किया वो सभी दिन में ही किया और पब्लिक के सामने किया। चोरी करते वक्त कभी किसी को धमकाया नहीं, कभी किसी को मारा पीटा नहीं। इसका चोरी करने का अंदाज कुछ सुपर चोर बंटी की तरह ही है। बंटी बस रात को चोरी करता था बिना मारपीट करे, और ये दिन को चोरी करता है बिना मारपीट करे। ये पब्लिक प्लेस में जाता था और सबके सामने गाड़ियों को नकली चाबी से खोलता था और गाड़ी को लेकर भाग जाता था। बहुत बार ये चोरी के गाड़ी में जा रहा होता है और चलते चलते उसको कोई और गाड़ी दिख जाती है जिसको चुराया जा सकता है, तो वो उसी गाड़ी के पास अपनी चोरी की हुई गाड़ी को खड़ी करता था और उस गाड़ी को चुरा कर ले जाता था, और फिर उसी स्थान पर दोबारा वापस आता था और अपने इस गाड़ी को भी लेकर जाता था। और ऐसे इसने कई दफ़ा किया, मगर गाड़ी चुराते वक्त ये सैकड़ों बार जेल जा चुका था। एक बार दिल्ली के एक कोर्ट में इसको ले जाया गया और उसी कोर्ट में इसको कई बार इससे पहले भी पेश किया गया होता है अलग अलग केस के बदौले। हर 3-4 महीने में कोई ना कोई चोरी के वजह से पकड़ा जाता, जिसके वजह से इसको कोर्ट में पेश किया जाता था, जिसके चलते वहाँ के जज भी इसको देखकर मुस्कुराते थे और बोलते थे फिर से आ गया। मगर एक बार 2 पुलिस वाले इसको कोर्ट में पेश करते हैं और जज इसको देखकर गुस्से में बोलते हैं जो फिर से आ गया, अभी के अभी निकल जाओ मेरे कोर्ट से, जाओ निकलो। यह सुनने के बाद वो और 2 पुलिस वाले जज के वहाँ से बाहर आ जाते हैं और कोर्ट के अंदर ही एक चाय के दुकान से चाय पीते हैं, और वो पुलिस वालों से बोलता है देखो जज साहब भी मुझसे काफ़ी गुस्सा है, वो तो सुनवाई करे बिना ही मुझे जाने के लिए बोल दिया। ये सुनने के बाद पुलिस वाले सर हिलाते हैं और बोलते हैं क्या किया जा सकता है अब, और चाय पीने लगते हैं। इतने में धनीराम मित्तल बोलता है मैं अभी आ रहा हूँ, और वहाँ से चुपके से चकमा देकर भाग जाता है। उसके थोड़ी देर बाद पुलिस वाले उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं और पुलिस वालों को लगता है कोर्ट रूम के अंदर होगा, और जाकर देखते हैं वो वहाँ भी नहीं है, और तभी सुनवाई के लिए धनीराम मित्तल का नाम पुकारा जाता है। ये सुनते ही पुलिस वालों का हवा टाइट हो जाता है। फिर फाइनली 2 पुलिस वाले जज को बताते हैं ऐसा ऐसा हुआ, और जज भी हंसने लगते हैं जो वो मेरे इस बात को सीरियस में ले लिया। और इस घटना से पहले ये काफ़ी बार पकड़ा गया था और बार बार कोर्ट का चक्कर, वकीलों का महंगी महंगी फीस, जिससे ये पूरी तरह ऊब चुका था। फिर इसने डिसाइड किया जो कानूनी पढ़ाई पढ़नी है, वकील बनना है, जिससे ये खुद की वकालत खुद ही कर सके और इन महंगी महंगी फीसों से छुटकारा पा सके। फिर ये राजस्थान जाता है और वहाँ से LLB कंप्लीट करता है। इस दौरान इसको कानून की अच्छी खासी जानकारी हो जाती है। फिर ये ग्राफोलॉजी का कोर्स भी करता है, जिससे ये और ज़्यादा फर्जीवाड़े कर सके और लोगों को चकमा दे सके। ग्राफोलॉजी में हैंडराइटिंग का कोर्स होता है, इससे नकली असली सिग्नेचर वगैरह, किसी के हैंडराइटिंग से उसका कैरेक्टर वगैरह, ये सारी चीज़ें पता चलता है। ऐसे इसने हर वो चीज़ें किए जिससे ये चोरी के दुनिया में अपनी एक अलग ही पहचान बना सके। LLB डिग्री कंप्लीट होने के बाद जब ये किसी चोरी वगैरह के केस में पकड़ा जाता और पुलिस इस पर अपना रौब जमाता, तो ये भी अपना कानूनी पार्ट से उनको ज़बरदस्ती के अलग अलग चार्जेस लगाने से खुद को बचाता, और यहाँ तक कि अपना केस भी खुद लड़ता था, कोर्ट से सिफारिश करता, जो भी इसके खिलाफ चार्जशीट वगैरह होता था वो सब मुहैया करवाने के लिए कहता था। फिर अपने केस को अच्छे से स्टडी करके देखता था जो केस में क्या क्या करिया कमज़ोर है, क्या क्या सबूत पुलिस के पास नहीं है, तो इस तरीके से अपना केस बड़े ही आसानी से लड़ता था। हर एक चीज़ें जज के सामने रखता था, जिससे वो बहुत से केस में खुद को बचाया, सिर्फ कुछ फाइन वगैरह देकर। तो इस तरीके से इसकी कहानी चलती रहती है, जैसे कि चोरी करना, नकली दस्तावेज बनाना, बार बार जेल जाना, जेल से बाहर निकलना, ऐसे करते करते 2005 आ जाता है, और उस दौरान उसकी उम्र भी काफ़ी हो जाती है, करीबन 74-75 साल, और वो बुजुर्ग हो जाता है।
मगर उसका सातिर दिमाग और भी सातिर हो जाता है। धनीराम मित्तल अपनी बुजुर्ग होने का भी फायदा उठाया गाड़ियों को चुराने के दौरान। 2005 से लेकर 2010 के बीच ये कई बार पकड़ा गया गाड़ी चुराते वक्त, मगर ये अपनी बुजुर्ग होने का हवाला देकर हर बार बच गया। ये जब भी कोई गाड़ी चुराने के लिए किसी गाड़ी का गेट खोलने की कोशिश करता था और उस गाड़ी का मालिक जब इसको रंगे हाथ पकड़ लेता और बोलता, जो ये क्या कर रहे हैं आप, तब ये अपने बुढ़ापे का हवाला देते हुए बोलता था थोड़ा एक्टिंग के साथ, जो बेटा सॉरी ये तुम्हारी गाड़ी है, मुझे लगा मेरी गाड़ी है। उम्र के साथ आंखें वगैरह भी कमज़ोर हो चुकी है, सॉरी बेटा माफ़ करना। तभी कार के ऑनर भी बोल उठते थे, जो कोई बात नहीं अंकल, ऐसा होता है, कोई बात नहीं। इस तरीके से धनीराम दर्जनों बार पकड़ा गया और दर्जनों बार लोगों को चकमा देकर बच भी गया। और ये तो थी इसकी एक तरफ की कहानी जो कि साधारण है, मगर अभी जो मैं आपको सुनाऊंगा वो एकदम असाधारण है, जिसके लिए धनीराम मित्तल का नाम इतने चर्चे में है और जाना जाता है। ये तब की बात है जब धनीराम मित्तल हरियाणा में होता है और एक दिन अखबार में पढ़ता है जो झज्जर के एडिशनल सिविल जज के खिलाफ कुछ विभागीय जांच चल रही है। कुछ करप्शन के मामले में उस जज के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा के हाई कोर्ट की तरफ से कुछ इंक्वायरी बिठाई गई है। ये खबर पढ़ने के बाद धनीराम मित्तल के दिमाग में बहुत ही जोरदार आइडिया आता है, जिसकी कल्पना करना भी नामुमकिन है। ये पंजाब एंड हरियाणा रजिस्ट्रार के नाम पर एक लेटर तैयार करता है और उस लेटर में इस एडिशनल सिविल जज को लिखता है, आपके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है करप्शन की, जब तक ये इंक्वायरी कंप्लीट ना हो जाए तब तक आप 2 महीने के लिए छुट्टी पर जा रहे हैं। और फिर इस लेटर पर स्टैम्प वगैरह लगाने के बाद अदालत के पते पर कुरियर कर दिया जाता है और इस लेटर को बाकायदा एडिशनल सिविल जज रिसीव भी करता है और इसमें लिखे हुए ऑर्डर और बातों का पालन भी करता है और अगले दिन ही छुट्टी पर चला जाता है। इसके बाद धनीराम मित्तल पंजाब एंड हरियाणा रजिस्ट्रार के नाम पर और एक लेटर जारी करता है, जिसमें वो लिखता है, जब तक एडिशनल सिविल जज 2 महीने की छुट्टी पर है तब तक उनकी जगह किसी और जज को अपॉइंट किया जा रहा है और वही सारे काम संभालेंगे फलाना डेट से। फिर धनीराम मित्तल 40 दिन तक झज्जर कोर्ट जाता और एडिशनल सिविल जज के कुर्सी पर बैठता और सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक डेली सुनवाई करता। इन 40 दिनों के दौरान 2470 लोगों को जमानत देता है, जिनको अलग अलग केस के वजह से गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान बहुत से लोगों को जेल भी भेजता है और बहुत से लोगों का जमानत भी खारिज कर देता है। धनीराम मित्तल 40 दिन तक जज के पद पर बैठता है और इस दौरान कुछ ऐसे फैसले लेता है जिसके वजह से थोड़ा चर्चे में रहता है, जो ये कैसा जज है, इतने अच्छे कैसे हो गए जो लोगों को धड़ाधड़ जमानत दे रहे हैं, छोटे मोटे क्रिमिनल चोरों के साथ हमदर्दी दिखा रहे हैं। तो इसको लगा अगर कुछ और दिन रहा तो शायद उसका पोल खुल जाए, तो वो 40 दिन के बाद अचानक से कोर्ट जाना छोड़ देता है और गायब हो जाता है। अब यहाँ से उसका पोल खुलना शुरू होता है। शुरू के 3-4 दिन तक सब कुछ नॉर्मल ही चलता है। सबको लगता है शायद कुछ प्रॉब्लम की वजह से जज साहब नहीं आ रहे, मगर धीरे धीरे पता किया जाता है आखिर जज साहब आ क्यों नहीं रहे, बिना कोई नोटिस दिए छुट्टी पर है। फिर इसकी जांच पड़ताल शुरू होती है और पता चलता है पंजाब एंड हरियाणा रजिस्ट्रार ने ऐसा किसी जज को अपॉइंट नहीं किया। सारे पेपर वगैरह निकाला गया, उनकी छानबीन की गई और पाया सारे पेपर फर्जी है। अब यहाँ पर धनीराम मित्तल की पोल खुल जाती है, मगर इसने 40 दिन के दौरान जो भी फैसले लिए थे वो काफ़ी हद तक सही थे। कोई और जज भी होता तो यही फैसला लिया जाता, मगर कुछ फैसला ऐसे भी थे जो कि हमदर्दी पर लिया गया, क्योंकि वो भी एक चोरी था तो इसको काफ़ी हमदर्दी थी चोरों से। इसकी सच्चाई सामने आने के बाद जितने भी लोगों को रिहा किया गया था उनको फिर से पकड़ा गया और उनकी सुनवाई फिर से की गई। और जब बाद में धनीराम मित्तल अरेस्ट हुआ तो उसने बताया कैसे अखबार में पढ़ने के बाद उसको आइडिया आया जज बनने का वगैरह वगैरह। उसने बताया जो भी उसने फैसले लिए वो सभी कानून के हिसाब से ही लिए और जितने भी बड़े मुजरिम थे उनको उसने जमानत नहीं दी। और ये इंसिडेंट होने के बाद जितने भी छोटे मोटे चोर थे वो सभी धनीराम मित्तल को अपना गुरु मानने लगे थे।
धनीराम मित्तल जिस भी जेल में रहते वहाँ के सारे कैदी इसको अलग ही इज्जत देते। इसके गुरु दर्शन करने के लिए जानबूझकर लोग छोटे मोटे क्राइम करते और जेल पहुंचकर धनीराम मित्तल का दर्शन करते और कुछ सीखते। तो इस तरीके से धनीराम मित्तल ने चोरी के दुनिया में अपना एक अलग पहचान बनाया। 2016 में ये आखिरी बार पकड़ा गया 3 गाड़ी एक साथ चोरी करने के जुर्म में। अभी फिलहाल वो कहाँ है, कैसा है, क्या करता है, उसकी कोई खबर नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको धनीराम मित्तल की कहानी पसंद आई होगी। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप पे शेयर ज़रूर करना। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी दबाना। हम इस प्रकार के बहुत ही मज़ेदार कहानियाँ लाते रहते हैं। तो अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।